नमस्कार। मैं नेहा सैनी फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी कक्षा जो कि 10th क्लास की विज्ञान है। आज जो हम विज्ञान का चैप्टर करने वाले हैं वो जैव प्रक्रम का एक भाग है। जैव प्रक्रम में हम बहुत से कुछ टॉपिक अपने कर चुके हैं। आज जो हमारा हम टॉपिक करने वाले हैं वो श्वसन का ही एक टॉपिक है। पहले हमने सीखा कि श्वसन किस प्रकार होता है, श्वसन में क्या क्या होता है। फिर हमने देखा कि श्वसन ना ही सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया को कहते हैं, श्वसन होता है जब आपकी ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल जाती है और आपको ऊर्जा देने लग जाती है। तो उसी श्वसन के पार्ट में आगे की ओर बढ़ते हुए हम आज जो सीखने वाले हैं वो है मनुष्यों में श्वसन, यानी कि इंसानों में श्वसन। वो करने से पहले मैं आपको कुछ जीवों के बारे में भी बताना चाहूंगी। देखिए, जो हमारे जीव हैं, हमारे जो संसार में जीव पाए जाते हैं वो बहुत तरह के जीव होते हैं। उनमें से दो तरह के जो जीव हैं, पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जलीय जीव होते हैं, जो जल में रहते हैं। कुछ जीव ऐसे रहते हैं जो स्थल पर रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, धरती पर रहते हैं, धरातल पर, भूमि पर रहते हैं, जैसे कि इंसान या फिर जीव जंतु। तो अब यहाँ पे जो सवाल निकलता है वो ये निकलता है कि जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं, यानी कि जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, और दूसरी ओर जो स्थल पे रहते हैं, वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं, उनकी श्वसन की प्रक्रिया में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, वो अलग अलग किस प्रकार से श्वसन कर पाते हैं, उन्हीं कुछ श्वसन की जानकारी के बारे में आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे हम हमारी एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसी के हिसाब से। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले बताया गया है कि जो आपके जलीय जीव होते हैं, जो जल में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, जैसे आपकी मछलियां हो गई, वो किस प्रकार से श्वसन करती हैं। अब ये बात बहुत अच्छे से हमें क्लियर है कि श्वसन के टाइम आपको ऑक्सीजन लेनी होती है। अब ऑक्सीजन बाहर तो आराम से मिल जाएगी क्योंकि हवा में हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन घुली हुई है, लेकिन एक जो जलीय जीव है जो पानी में रहता है वो किस प्रकार से ऑक्सीजन ले पाएगा। तो इसका बहुत ही आसान सा एक जो उपाय देखा गया वो ये था कि हम लोगों को पता है कि जो हमारा जल होता है, जो पानी होता है, उसका फॉर्मूला होता है H2O। ये हमारे पानी का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में हमें देखने से पता लगा कि पानी में एक कण ऑक्सीजन का भी होता है, यानी कि कहीं ना कहीं पानी में भी ऑक्सीजन क्या है, मिश्रित है, मिली हुई है। तो हमें ये जानने को मिला कि जो जलीय जीव होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जैसे कि मगरमच्छ, आपका कछुआ वगैरह हो गया, मछलियां हो गई, ये सब पानी में मिली हुई ऑक्सीजन से ही क्या लेती हैं, अपनी श्वास की प्रक्रिया को पूरी करती हैं। यानी कि अपनी सांस लेने की जो इनकी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस ये कहाँ से कंप्लीट करती हैं, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन आपकी कंप्लीटली जो मिक्सचर बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, उसमें से ऑक्सीजन वो क्या कर लेती हैं, ले लेती हैं। तो कुछ इसी तरह का ही सिस्टम है कि जल में रहने वाला जो जीव है वो भी ऑक्सीजन लेता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वो पानी में मिली हुई ऑक्सीजन लेता है। फिर आते हैं हम लोग स्थल पर रहने वाले जीवों के ऊपर। स्थल पर रहने वाले जीव यानी कि हम लोग, हम इंसान, हम श्वसन की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो लेते हैं हमारे चारों ओर की जो हमारी हवा है, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। उसमें से एक जो हमारी गैस है वो क्या है, हमारी ऑक्सीजन। तो हम क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, और कहाँ से लेते हैं, हमारी चारों तरफ की वायु से। अब जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मनुष्यों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो किन अंगों के द्वारा होती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, शरीर का हर एक भाग, हर एक अंग अलग अलग कार्य करने के लिए बना हुआ है, अलग अलग तरह का कार्य करता है, अलग अलग प्रकार से करता है, अलग अलग अंग होते हैं हर कार्य को करने के लिए। जैसे कि देखने के लिए हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं, सुनने के लिए कानों का करते हैं, खाना खाने के लिए मुंह का करते हैं। इसी प्रकार श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए भी हम अलग एक अंग का उपयोग करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, नाक बोलते हैं, नोज बोलते हैं। इसको साइंस की लैंग्वेज में नासा द्वार बोला जाता है। आपकी जो नासा द्वार है, हमारे इस अंग के द्वारा ही हम सांस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं शरीर में और अपनी श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब ये तो हमारा बाह्य था, हमें दिखाई दे गया कि आपने नोज से क्या ली, सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई।
पर ये ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद किन किन अंगों से होकर जाती है, अंदर की तरफ कौन कौन से आपके अंग हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आज हम हमारे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ते हैं और इस बात की श्योरिटी मैं आपको देती हूँ कि आपके समझ में आ जाएगा। बस आप सुनते रहिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपका ध्यान पूरी तरह से मेरी तरफ रहेगा तो मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगी और आप भी बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो टॉपिक जो है वो है मनुष्यों में श्वसन। मनुष्यों में श्वसन अंगों का वर्णन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम श्वसन के अंगों को पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार हमारे अंग इस्तेमाल में लिए जाते हैं सांस लेने के लिए। तो देखिए, मनुष्यों में श्वसन अंगों का एक जोड़ा फुफ्फुस होता है। हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां ऑक्सीजन जाती है, वो है फुफ्फुस। शरीर के अंगों का जोड़ा मतलब फुफ्फुस को बोलते हैं फेफड़े। बहुत बार सुना होगा आपने लंग्स जिनको बोलते हैं, यानी कि हमारे फेफड़ों का दो जोड़ा होता है, एक जोड़ा और दो जोड़ा होता है, यानी कि दो जोड़े होते हैं। फुफ्फुस गुब्बारे की तरह लचीला तथा स्पंज के प्रकार का होता है। गुब्बारे की तरह एक गुब्बारा इधर के साइड, एक गुब्बारा इधर के साइड, बिल्कुल गुब्बारे जैसा दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार का। ये जो हमारा फेफड़ा होता है, फुफ्फुस होता है, ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह होता है और स्पंजी होता है। स्पंज का मतलब कि जब इसमें हवा जाती है तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाता है। जब आप सांस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये ऐसे कुछ पिचक जाता है। यानी कि जैसे स्पंज होता है, दबा सकते हैं, फुला सकते हैं, दबा सकते हैं, फुला सकते हैं। दबाते हैं तो हवा निकल जाती है और उसको छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, फूल जाता है हवा भरने के कारण। तो इसी प्रकार से जो फेफड़ा होता है, जो फुफ्फुस होता है, वो भी किस प्रकार का होता है, गुब्बारे के जैसा होता है और स्पंजी होता है, यानी कि फूल सकता है और हमारा पिचक सकता है। नेक्स्ट, ताकि गैसों का विनिमय शीघ्र हो सके। विनिमय मिलना, घुलना मिलना आराम से जल्दी जल्दी हो सके। फिर उसके बाद फुफ्फुस के साथ साथ नासद्वार, नासिका गुहा, श्वास नली, श्वसनी होते हैं। ये कुछ वो चीजें हैं जो सांस लेने में हमारे शरीर के अंगों में ही गिनी जाती हैं। ये कुछ मैं अलग अलग से बताऊंगी, आप अभी सिर्फ इनके नाम देखिए। श्वसनी, फुफ्फुस के अंदर श्वसनिकाओं में बटी होती है, यानी कि जो आपकी श्वसनी है, यही नासाद्वार है, मुख गुहा से होते हुए ये अंदर की तरफ गई, फिर श्वसनी के पास आई। ये श्वसनियां किसमें बटी हुई होती है, ये बहुत सारी कुपिकाओं में बटी होती है, बहुत सारी श्वसनिकाओं में बटी होती है, जिनके अंत में गुब्बारे जैसे संरचना होती है, जिनको कुपिका कहते हैं। ये कुपिका थोड़ी अलग तरह की होती है और ये फेफड़ों के अंदर करोड़ों में पाई जाती है। इन्हीं कुपिका की वजह से जो फेफड़ा होता है, जो फुफ्फुस होता है, वो गुब्बारे की तरह होता है, स्पंज की तरह होता है। कुपिका का एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है। कुपिका कुछ इस तरह की होती है। जब इनमें हवा भर जाती है तो ये फूल जाती है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये थोड़ी सी अपने पास पास आ जाती हैं। तो ये जो कुपिकाएं होती हैं, ये बहुत ज्यादा करोड़ों की मात्रा में इन फेफड़ों में क्या करता है, भरा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। पेड़ की, जैसे आपने देखा होगा पेड़ कैसा होता है, पेड़ की ऐसे शाखाएं निकली होती हैं, ब्रांचेस। अगर उसकी एक शाखा को तोड़ के आप उल्टा करोगे तो वो बिल्कुल कुपिका जैसी दिखेगी। आप खुद देखिए, जो कुपिका है वो कुछ कुछ पेड़ की शाखा जैसी है, ब्रांचेस जैसी है। तो ये कुपिकाएं क्या करती हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कुपिकाओं में हवा भर जाती है और ये ऐसे फूल जाती है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये कुपिकाएं हवा निकाल देती हैं और अपनी दोबारा उसी संरचना में आ जाती हैं जैसी वो पहले थी। तो आइए अगली कार्यविधि देखते हैं। मनुष्यों में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार से प्रवेश करती है। हमारे शरीर में श्वसन का जो सबसे पहला अंग माना जाता है, वो माना जाता है हमारी नाक को, हमारी नोज को, हमारी नासाद्वार को। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो सबसे पहले जाती है हमारी नासाद्वार में, यानी कि ऑक्सीजन जो प्रवेश करती है हमारे शरीर में, वो प्रवेश करती है हमारी नाक से, हमारी नासाद्वार से, जहां पर यह छनती है। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, हमारी जो नाक होती है इसमें बहुत छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, बाल होते हैं। कई लोग सोचते हैं ये बाल क्यों होते हैं, इनकी क्या जरूरत है। देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए।
भगवान ने जो भी चीजें हमारे शरीर में दी हैं, जितने भी अंग दिए हैं, वो कुछ ना कुछ सोच के दिए हैं। अगर नाक में, हमारी नोज में अगर कहीं पे कोई बाल है भी तो वो हमारी ही सुरक्षा के लिए है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हमारी बाह्य वातावरण में, वायु में बहुत सारे छोटे मोटे कीटाणु, धूल के कण और बहुत अन्य ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए घातक हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हम वायु से ले रहे हैं वो हमारी नाक में जाती है। जो छोटे छोटे बाल हमारी नाक में हैं वो हमारे वायु में घुली मुली जो हमारे धूल के कण हैं उनको हमारी नोज में ही रोक लेता है, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर ना जा पाए। तो कहीं ना कहीं वो जो बाल है वो हमारे शरीर की सुरक्षा में ही एक कार्य का काम करते हैं। तो ये जो नाक में बाल होते हैं ये क्या करते हैं, वायु में जो हमारे धूल के कण हैं उनको क्या करते हैं, उनको यहाँ पे रोक लेते हैं, अंदर की तरफ नहीं जाने देते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हवा क्षमती है। ये जो वायु आप ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं नाक के द्वारा, वो आप उसमें क्या करते हैं, वो बाल उनको छान लेते हैं। सिर्फ हवा, एक स्वच्छ हवा शरीर के अंदर जाती है, नासा द्वार से प्रवेश करके अंदर जाती है। धूल के कण या कोई भी ऐसी चीज जो हमें नहीं चाहिए वो कहाँ रुक जाती है, हमारी नाक में रुक जाती है। फिर यह नासिका गुहा से होकर श्वसन नली से होकर गुजरती है। तो नासा द्वार के यहाँ हमारी श्वसन नली होती है, और फिर नासा द्वार से होते हुए हमारी जो हमने ऑक्सीजन दी है वो कहाँ जाती है, वो जाती है हमारी श्वसन नली में, श्वास नली में। श्वास नली फुफ्फुस में जाकर दो भागों में बट जाती है। ये हमारी श्वास नली है, ये हमारे दो फुफ्फुस में जाकर बट गई, यानी कि दो फेफड़ों में जाकर बट गई। आधी इधर के साइड चली गई और आधी इधर के साइड। फिर जिन्हें क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। ये बार बार विभक्त होकर गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है। विभक्त मतलब अलग अलग होकर बार बार क्या करेंगी, एक गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है, जिसे कुपिकाएं कहते हैं। सांस लेने की दो प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, बहुत आसान सा था। दोबारा से एक बार इसको रिपीट करते हैं, फिर इसके बाद जो हमारे दो भाग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, अंगों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी नासा द्वार से ऑक्सीजन ली, बाहर वायु से ऑक्सीजन ली, उस ऑक्सीजन को ग्रहण किया। तो जब हम नासा द्वार से सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारी नाक में जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, हमारे बाल हैं, वो हमारी एयर को, वायु को, हमारी ऑक्सीजन को छानते हैं और फिर अंदर की तरफ से नासा द्वार से होते हुए श्वसन नली में जाते हैं। श्वसन नली अंदर जाकर हमारे शरीर के अंदर जो हमें नहीं दिख रहा है वहां अंदर जाकर दो भागों में टूट जाती है। ये दो भाग हमारे फुफ्फुस कहलाते हैं। फुफ्फुस में अंदर की तरफ बहुत सारी कुपिकाएं होती हैं जो गुब्बारे की संरचना जैसी होती हैं। गुब्बारे की संरचना क्यों है, ताकि जब हवा जाए तो वो फूल जाए और जब हवा को बाहर निकाले तो अपनी पहले जैसी संरचना में वापस आ जाए। अब जो ये हमारी संरचना है ये दो भागों में बटी होती है, दो तरह से होती है, बाह्य और अंत है। अब चलिए फटाफट से इनके बाह्य और अंत है दोनों प्रकार की हमारी संरचना को अच्छे से सीखते हैं। तो आप लोग एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके नोट्स वगैरह आप यहीं से ही कर लें। आप बिल्कुल ऐसे का ऐसा उतार सकते हैं और बिल्कुल ऐसे का ऐसा अपना एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। मैं बिल्कुल वैसे ही लिखवा रही हूँ जैसे आपके एग्जाम में बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप कहीं और से लिखें या कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत पड़े। आप सिर्फ यहीं से पढ़ के भी कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हमारी जो दो संरचना में, दो प्रक्रिया में हमारी बटी हुई है ये हमारे मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया, इसको हमारा दोबारा देखते हैं कि किस प्रकार से दो भागों में बटी हुई है और किस प्रकार से कार्य करती है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, अभी अभी हमने समझा कि किस प्रकार से हमारे शरीर के यानी कि मनुष्य के अंग किस प्रकार से ऑक्सीजन को लेते हैं और किस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और फिर फेफड़ों में भर जाती है। फेफड़ों में कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो गुब्बारे की तरह हैं, जिनमें आपकी ऑक्सीजन जाती है और वो गुब्बारा क्या हो जाता है, आपका फूल जाता है। अब फिर हमने कहा कि हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको दो भागों में बांटा गया है। अब जो हमने दो भागों में प्रक्रियाओं को बांटा है उनका हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे और आपको अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम करके आना है। इससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो हमें क्या लिखना है, सांस लेने की प्रक्रिया दो भागों में बांटी जाती है। आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको हम कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे।
जो हमारी सबसे पहली प्रक्रिया है वो है अंतः श्वसन। अंतः का मतलब होता है अंदर की तरफ, जो अंदर हो रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है बाहर से, वो हमारा क्या होगा, अंतः श्वसन। तो अंदर की तरफ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार से ये सारे के सारे अंग कार्य कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। चलिए आइए अपना अंतः श्वसन स्टार्ट करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब हमारी पसलियों को उठाते हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पसलियां ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, यानी कि सांस लेते वक्त हमारी पसलियां क्या होती है, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती हैं तथा अंदर डायाफ्राम को स्पार्ट कर देती हैं। डायाफ्राम जो होता है ना, कुछ इस तरह का होता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम की जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो जाती है, स्पार्ट हो जाती है, बिल्कुल एकदम समतल सी हो जाती है। इसके कारण वायु अंदर फुफ्फुस की ओर खींची जाती है। जो हम सांस ले रहे हैं वो कहाँ जाके टकराती है, नीचे की तरफ, और किस में भर जाती है, फुफ्फुस द्वारा। फुफ्फुस द्वारा ले ली जाती है, फुफ्फुस द्वारा अंदर की ओर खींच ली जाती है, जहां यह कुपिकाओं में भर जाती है। अब हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब श्वसन नली से हमारी जो ऑक्सीजन जा रही है वो दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि फुफ्फुस में बढ़ जाती है। और फुफ्फुस में क्या भरा हुआ है, फुफ्फुस में पूरी तरह से कुपिकाएं बनी हुई हैं। कुपिकाएं वो संरचना जो गुब्बारे जैसी है, जो ऑक्सीजन जाते ही क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। तो क्या होता है, तो आपका क्या होता है कि कुपिकाओं में ये हवा भर जाती है, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान, अब गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार, देखिए दो प्रकार की गैस हम ऑक्सीजन में इस्तेमाल करते हैं। पहली ऑक्सीजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही ऑक्सीजन कुपिकाओं में जाती है अंदर की तरफ, तो गैसों का लेना देना होता है, कौन सी गैस जानी है, अंदर रहनी है, और कौन सी गैस बाहर निकालनी है। और ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर ही रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। तो आपका क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। वायु में से O2 का यानी कि ऑक्सीजन का विसरण रक्त में, यानी कि विसरण मतलब घुल जाना। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हमारी कहाँ जा रही है, वो ऑक्सीजन हमारी रक्त में मिल रही है। फुफ्फुस से CO2 का विसरण फुफ्फुस की गुहा में हो जाता है। जो हम सांस ले रहे हैं उसमें से जो ऑक्सीजन है वो तो हमारी रुधिर में, हमारे रक्त में मिल जाती है, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो फुफ्फुस से कहाँ चली जाती है, गुहा में, जहां से हम क्या कर देते हैं, उसको बाहर की तरफ धकेल देते हैं। तो ये जो हमारी प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया थी हमारी अंतः श्वसन की। तो अंतः श्वसन में क्या हुआ, सामान्य तरीके से हमने क्या लिया, हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन हमारे फुफ्फुस में गई, फुफ्फुस में बहुत सारी कुपिकाएं थी। ये कुपिकाएं किस संरचना की थी, ये कुपिकाएं हमारी गुब्बारे जैसी संरचना की थी। जैसे ही आपने इसका अंतः ग्रहण किया, ये कुपिकाएं फूल जाती हैं, और जैसे ही ये फूल जाती हैं तब हमारे गैसों का लेना देना होता है। लेना देना किस प्रकार, ऑक्सीजन हमारे रुधिर के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैल जाती है, और CO2 क्या कर दी जाती है, गुहा द्वारा बाहर भेज दी जाती है। तो अंतः ग्रहण करने के बाद जो हमारा अगला जो हमारा भाग है, जिन दो भागों में बटा था, उन दूसरे भाग का नाम है बहिश्वसन। अब ये बहि का मतलब क्या होता है, बहि का मतलब होता है बाहर का, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे मतलब हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो बहिया मतलब बाहर का। तो देखिए, चलिए इसको थोड़ा स्पष्टता के साथ समझते हैं कि बहिये श्वसन में क्या क्या आता है और किस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारी पसलियां अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती हैं। जब हमने सांस लिया था तो हमारी पसलियां क्या हो गई थी, थोड़ी थोड़ी चौड़ी चौड़ी हो गई थी, क्योंकि हमने कहा ना जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो फुफ्फुस है, हमारा जो फेफड़ा है वो फैल जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं या सांस को बाहर निकालते हैं, सांस को छोड़ते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी तो निकालनी है, उसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो हमारी जो पसलियां फूल गई थी वो पसलियां हमारी सामान्य अवस्था में वापस से आ जाती हैं। फिर कह रहा है डायाफ्राम उत्तल हो जाता है। देखिए, जब हमने सांस को अंदर की तरफ लिया था तो हमारा ये डायाफ्राम, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार थी, वो क्या हो जाती है, स्पार्ट हो जाती है। लेकिन जब आप सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो आपका दोबारा से डायाफ्राम कैसे हो जाता है, उत्तल हो जाता है। उत्तल कुछ इस प्रकार
प्रकार से हो जाता है जैसी उसकी पहले की संरचना है, जैसे उसकी एक्चुअल में संरचना है। तो जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ते हैं, आपकी पसलियां सामान्य हो जाती हैं, शरीर सामान्य हो जाता है और आपका डायाफ्राम भी कैसे हो जाता है, उत्तल स्थिति में आ जाता है। यह नीचे से फुफ्फुस पर दबाव डालता है और वायु फुफ्फुस से बाहर की ओर धकेली जाती है। अब आप खुद सोच के देखिए, ये इस पर देखिए, पहले ऐसा था, जैसे ये ऊपर से ऐसे की ओर मुड़ेगा तो ये ऊपर जो उसका जो हमारे फेफड़े हैं, जो हमारे फुफ्फुस हैं, उनको क्या करेगा, धकेल देगा। भाई ऐसे कोई भी चीज है और कोई चीज ऊपर रखी हुई है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ रख दिया इस तरह से, तो पहले तो ऐसे था, जब नीचे से डायाफ्राम उत्तल हो जाता है तो ये ऊपर वाले फेफड़े पे क्या लगाता है, दबाव डालता है, और दबाव डालेगा तो ऊपर की गैस जो हवा भरी हुई है फुफ्फुस में, वो किधर के साइड चली जाएगी, ऊपर की साइड चली जाएगी हमारी। तो हमारा जो डायाफ्राम है वो उत्तल होने के बाद फेफड़ों के ऊपर एक प्रकार का दबाव लगाता है। दबाव लगाने के कारण जो वायु भरी हुई है हमारी फुफ्फुस में, वो कहाँ चली जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। श्वसन चक्र में फुफ्फुस में कुछ वायु सदैव रहती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं तो सिर्फ लेना देना हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, हमारे फेफड़ों में लगभग कुछ मात्रा में ऑक्सीजन मिलती ही है, कुछ ऑक्सीजन हमारी मात्रा रह ही जाती है हमारी फुफ्फुस के अंदर, जिसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। इसको अवशिष्ट आयतन कहते हैं। हमारे फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के बाद भी जो कुछ मात्रा में ऑक्सीजन रह जाती है उसको अवशिष्ट आयतन कहते हैं। ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकती है इसकी परिभाषा, तो आप याद रखेंगे। अवशिष्ट आयतन क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया में टोटल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के बाद कुछ मात्रा में जो फुफ्फुस में ऑक्सीजन रह जाती है, आपकी अवशिष्ट आयतन कहलाती है। इससे कुपिका को ऑक्सीजन अवशोषित करने के लिए उपयुक्त समय मिल जाता है। ये ऑक्सीजन क्यों रखी जाती है, ताकि और ऑक्सीजन जब आए तब तक शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो जाए या ऑक्सीजन कहीं कमी ना पड़ जाए हमारे शरीर में। जो उपयुक्त आपको ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा की ऑक्सीजन हमारा फुफ्फुस अपने पास रख लेता है। जैसे कि आपने कोई स्पंज लिया, उसमें पानी डाला, आपने उसको दबाव डाला और उसको निचोड़कर उसका पानी बाहर निकाल दिया, लेकिन उसमें फिर भी कुछ मात्रा में पानी रह जाता है। उसी प्रकार जब आप अपने शरीर में जब फुफ्फुस ने आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली तो उस समय ऑक्सीजन कुछ बच गई थी और उस बची हुई ऑक्सीजन को आपने किसका नाम दिया था, उसको हमने अवशिष्ट आयतन का नाम दिया था। आई होप आपको ये श्वसन की जो प्रक्रिया है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पूरे टॉपिक को आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स बना सकते हैं, लेकिन आपको ये स्किप नहीं करना है। बहुत अच्छे से, अगर आपको कोई भी भाग समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से स्लो मोशन में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा कौन सा अंग किस प्रकार से कार्य करता है। श्वसन की प्रक्रिया में जो हम सांस लेते हैं वो भिन्न भिन्न जीवों में किस प्रकार से कार्य करती है। तो इस चीज को समझने के लिए आप अपनी बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि आप अगर कुछ लाइंस आपको पसंद आई, आपको याद होती हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलती है, तो आप उन लाइंस को भी यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि मनुष्यों में कैसे कैसे अंग हैं, किस प्रकार से श्वसन लिया जाता है, किस प्रकार से ऑक्सीजन अंदर बाहर होती है, किस प्रकार से आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत बार आपका अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है और बोर्ड के एग्जाम में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से करके देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।